नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 73 तक इनका वर्णन किया गया है। इनमें से 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। यानी इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से 73 तक बताया गया है, जिनमें से उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से 69 तक बीच में है। तो आज हमारा टॉपिक राष्ट्रपति से संबंधित है, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इसी दिशा में हमारा पहला अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब यहां पर इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्योंकि संविधान निर्माता हर चीज को क्लियर कर देना चाहते थे। जैसे जनरली देखा गया था कि बाद में कि एक प्रधानमंत्री होता है और अगर दो समकक्ष व्यक्तियों का प्रभाव ज्यादा है तो उप प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किया जाता है। संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है, पर अगर दो व्यक्तियों का प्रभाव ज्यादा है तो ऐसा किया जाता है। इन भविष्य ऐसा ना किया जाए, इसलिए स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इससे क्या होगा, देश में एकरूपता बनी रहेगी। क्योंकि आप अब आगे नेक्स्ट आर्टिकल देखते हो, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है कि समुच्ची कार्यपालिका शक्ति यानी संघ सरकार की जितनी भी समुच्ची कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कार्यपालिका में कौन आता है, पीएम, मंत्री परिषद, कैबिनेट, ये जो सदस्य है वो कार्यपालिका में आते हैं। और इनकी जो भी शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसलिए एक रूपता बनी रहे। अगर यहाँ पर दो पद हो जाते तो यहाँ पर विवाद का कारण बनता। इसलिए संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में बताया गया समुच्ची कार्यपालिका शक्ति, यानी जो भी पीएम के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उस पर लास्ट में हस्ताक्षर किसके होंगे, वो राष्ट्रपति के होंगे। इससे ऐसा क्यों किया गया है, इससे ऐसा किया गया है क्योंकि ताकि अगर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद कोई विधि बनाती है, कोई लॉ बनाती है, तो उस पर अंत में साइन किसके होंगे, राष्ट्रपति के होंगे। तो ऐसा होगा कि अगर विभिन्न विभाग विभिन्न कानून बना रहे हैं और सभी पर उसी विभाग के हेड के हस्ताक्षर होंगे तो एक रूपता नहीं होगी। यहाँ पर सभी अंत में हस्ताक्षर किसके होंगे, राष्ट्रपति के होंगे। तो यहाँ पे समुच्ची कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी, नहीं। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 54 की, 54 की। आर्टिकल 54 में क्या है, निर्वाचन से संबंधित बताया गया। निर्वाचन में कौन सदस्य भाग लेंगे, यानी निर्वाचक मंडल के बारे में इसमें बताया गया है। अब निर्वाचक मंडल क्या होता है, निर्वाचक मंडल का सीधा सा अर्थ है कि निर्वाचन प्रक्रिया में, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेगा। तो इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेंगे, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पहला संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। अब संसद में क्या शामिल होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों के कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य। इसके बाद में हम बात करते हैं राज्य में विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यहां पर भी निर्वाचित है। और तीसरा है
दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। स्टार्टिंग में संविधान में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जो सदस्य हैं निर्वाचित, उनको शामिल नहीं किया गया था। इनको 17वें संविधान संशोधन से 1992 में जोड़ा गया था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। आपको इसमें याद रखना है कि वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो वो है दिल्ली और पुडुचेरी। और दूसरा है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी यहाँ पे मनोनीत नहीं है और विधानसभा के सदस्य हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं विधानसभा के सदस्य है, विधान परिषद के सदस्य नहीं है। राज्य में क्या होता है, विधान सभा और विधान मंडल से विधान परिषद का गठन किया जाता है, यानी विधान मंडल में विधान परिषद और विधानसभा होती है। जैसे संघ स्तर पर संसद है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। इसी तरह राज्य में क्या है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल है। तो यहाँ पर केवल विधानसभा ही चुनाव में भाग लेती है और उसी के निर्वाचित सदस्य, और राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मनोनीत कौन करता है, यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करने का काम राष्ट्रपति करता है। अगर जिन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा है तो उसका झुकाव हमेशा राष्ट्रपति की तरफ रहेगा। तो इसलिए आप याद कर सकते हो कि मनोनीत सदस्यों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। ये होता है निर्वाचक मंडल। इसके बाद में हम बात करते हैं निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55 में हम निर्वाचन की रीति देखेंगे, यानी प्रक्रिया कैसी होगी। प्रक्रिया पहला तो है ये एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा। दूसरा, इसमें मतदान गुप्त होगा। मतदान कैसा होगा, मतदान इसमें गुप्त होगा। तीसरा इसमें है कि मतों का कोटा निर्धारित किया जाएगा, यानी मतों का कोटा निर्धारित किया जाएगा। अब मतों का कोटा क्या होता है, मतों का कोटे का सीधा सा अर्थ है कि कम से कम 50% प्लस एक वोट है उसे मिलना चाहिए, यानी 50% तो वोट मिलने चाहिए प्लस एक वोट। जनरली क्या होता है कि हमारे चुनाव में अगर हम एमएलए एमपी का चुनाव करते हैं तो वहां पर क्या होता है, पहले खंबे छूने की प्रवृत्ति, यानी चाहे किसी भी व्यक्ति को 30% वोट आ जाए, 12% आ जाए, 20% आ जाए, अगर सभी उम्मीदवारों में वो आगे है तो वो जीत जाएगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 50% का मत का कोटा प्राप्त करना होगा प्लस एक वोट, यानी 50% से अधिक जिसको वोट प्राप्त होंगे वही विजय होगा। इसमें बाद में है मत का मूल्य, मत मूल्य। अब मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, मत मूल्य में होगा कि विधायक के मत का मूल्य। अब विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या, उसमें भाग देंगे उस राज्य के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी एमएलए। इन राज्य में कौन होता है, एमएलए होता है। तो उस राज्य की कुल जनसंख्या। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जनसंख्या कब की काउंट की जाएगी, जनसंख्या 1971 की काउंट की जाएगी और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/100 से। सीधी सी बात है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या, यानी अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 1971 के अकॉर्डिंग, और उसमें हम भाग दे देंगे कुल विधायकों का। यानी अब वर्तमान में अगर राजस्थान में 200 विधायक हैं तो 200 विधायक को हम राजस्थान की कुल जनसंख्या में भाग दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, तो एक विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा।
यहाँ पे एक विधायक के मत का मूल्य है और राजस्थान में कितने हैं 200, और मान लीजिए 100 एक विधायक के मत का मूल्य निकल के आया यहाँ पे मान लीजिए, तो इसके मत का मूल्य कितना हो जाएगा 20,000। इसी प्रकार हम हरियाणा की बात करें तो मान लीजिए हरियाणा में कम जनसंख्या है और क्षेत्रफल कम है, विधायकों की संख्या कम है, तो वहां पे मान लीजिए 10,000। इसी तरह सभी के विधायकों के मत का मूल्य काउंट किया जाता है। अब ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आगे हम निकालेंगे सांसद के मत का मूल्य। अब सांसद के मत के मूल्य की सीधी सी बात है, कुल विधायकों के मत का मूल्य, कुल विधायकों के मत का मूल्य, और इसमें भाग दे देंगे हम एमपीज की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्यों की। इसमें हम मेंबर ऑफ यानी कुल सांसदों की सदस्य को जो भी हमारा यहाँ पे काउंट है, ये हमने राजस्थान के लिए निकाला है, वैसे ही जो भी सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं उनके लिए निकाल लेंगे कुल विधायकों के मत का मूल्य निकालकर इसमें हम सांसदों के सदस्यों का भाग दे देंगे, जिससे क्या होगा एक सांसद के मत का मूल्य आ जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक सांसद के मत का मूल्य जो भी प्राप्त होगा वो सभी सांसदों के लिए इक्वल होगा, क्योंकि राज्य के लिए जनसंख्या अलग है और यहाँ पर सीटें भी अलग अलग होती है विभिन्न राज्यों में, लेकिन संसद में बैठता है और संघ पूरे भारत का नेतृत्व करती है। और इसमें संघ में कौन बैठता है, संसद में कौन बैठता है, एमपी बैठता है। तो एमपी पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा है, यानी जो एमपी होंगे 543 और 245, उन सभी के मत का मूल्य एक होगा, अलग अलग नहीं होगा, पर विधायकों के मत का मूल्य एक होगा और राज्य के लिए एक विधायक का मूल्य बाकी विधायकों के लिए सेम होगा। ठीक है। अब अनुच्छेद 56 में हम देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, अब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी हटाए जा सकते हैं या फिर प्राकृतिक रूप से हट सकते हैं। कैसे, सामान्यतः होता है कार्यकाल 5 वर्ष का, लेकिन अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर राष्ट्रपति पद त्याग दे, पद त्याग उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपेगा, और थर्ड है अगर महाभियोग से हटाया जा सकता है। इन आधारों पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। पहला है 5 साल कार्यकाल पूरा होगा, राष्ट्रपति हट जाएंगे। इसके बीच में ही अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति रहेंगे नहीं, तो फिर कार्यकाल भी नहीं बचेगा। इसके बाद में पद त्याग की बात आती है। पद त्याग किसे अपना पद त्याग पत्र देगा, वो उपराष्ट्रपति को अपने पद त्याग पत्र देगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपने हाथ से लेकर और हस्ताक्षर करके देगा, प्रिंटेड नहीं होगा, हाथ से लेकर उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपेगा और महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर महाभियोग से कार्यकाल को समाप्त किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया यानी कैसे कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाएगा वो आर्टिकल 61 में है, आर्टिकल 61 में है। महाभियोग से कार्यकाल को हटाना कहां है, 56 में है, और प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में बताया गया है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचित यानी राष्ट्रपति कितनी भी बार दोबारा चुने जा सकते हैं, 3 बार चुने जा सकते हैं, 4 बार चुने जा सकते हैं। अकेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही ये मौका मिला था आर्टिकल 57 का यूज करने का। वो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, वैसे तो 3 बार, वैसे 2 बार। तो पुनर्निर्वाचन का मौका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही मिला था और कोई भी राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित नहीं हुआ है। अमेरिका में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार चुना जा सकता है, तीसरी बार नहीं। डी रूजवेल्ट महोदय एकमात्र है जिन्होंने 4 बार राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला था। उसके बाद में 1951 से वहां पर
संविधान में संशोधन कर दिया गया और यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। अब अनुच्छेद 58 आपको ऐसे याद रखना है कि कोई भी राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित कैसे हो सकता है। पुनर्निर्वाचित वही होगा जो योग्य होगा, यानी कोई व्यक्ति योग्य है वही पुनर्निर्वाचित होगी। तो 58 में पहले पुनर्निर्वाचन फिर योग्यता। तो यहाँ पे योग्यता बताई गई है कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सभी में होता है कि भारत का नागरिक हो, कोई भी संवैधानिक पद है वहां पर भारत का नागरिक जरूरी है। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, इसके लिए योग्य होने की जरूरत नहीं है। 35 तो वैसे ही हो ही रहे, अगर जीवन निकल रहा है तो 35 तो वर्ष तो हो ही जाएंगे। और तीसरा है लोकसभा का सदस्य होने के योग्य हो। लोकसभा सदस्य होना नहीं है, होने के लिए जो भी योग्यता चाहिए वो होनी चाहिए। ठीक है। चौथा है किसी भी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, यानी किसी भी राज्य सरकार के अधीन या फिर भारत सरकार के अधीन या फिर किसी भी अधीनस्थ एजेंसी के अधीन वो कार्य नहीं करना चाहिए। अब लाभ का पद क्या है? लाभ का पद संसदीय अधिनियम 1952 में बताया गया है कि 4 पद लाभ के पद नहीं होंगे। एक तो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद और जो भी संघ और राज्य के मंत्री है वो लाभ के पद पर नहीं होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी जॉब कर रहा है भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन या फिर किसी अधीनस्थ एजेंसी के अधीन तो वो लाभ के पद में काउंट किया जाएगा। ठीक है। लोकसभा सदस्य होने के योग्य होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और भारत का नागरिक हो। अमेरिका में यह प्रावधान है कि वहां का वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा जो जन्म से वहां का नागरिक है, लेकिन भारत में यह बाध्यता नहीं है। अगर नागरिकता अर्जित की हुई है, जन्म से वो भारत का नागरिक नहीं है तो वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की, अनुच्छेद 59 की। अनुच्छेद 59 में बताई गई शर्तें, राष्ट्रपति पद से संबंधित शर्तें। इसमें पहली शर्त है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और वो किसी यानी मान लीजिए संसद का या फिर राज्य विधानसभा का सदस्य है तो जिस दिन राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा, शपथ ग्रहण करेगा, उस दिन से ये सीट रिक्त हो जाएगी, ये सीट रिक्त हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करेगी और संसद राष्ट्रपति की नियुक्ति के बाद वेतन और भत्तों में कटौती नहीं करेगी। संसद नियुक्ति के बाद वेतन और भत्तों में कटौती नहीं करेगी। 2018 के बाद राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख रुपए कर दिया गया, यानी सीधा 5 लाख रुपए कर दिया गया 2018 के बाद। यानी देश की स्थिति अच्छी हो गई, इसलिए सीधा 1.5 से 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी शर्त की, इसे किराया मुक्त शासकीय आवास मिलेगा, यानी राष्ट्रीय भवन, राष्ट्रपति भवन दिया जाएगा, आलीशान राष्ट्रपति भवन उसे दिया जाएगा किराया मुक्त, यानी उससे कोई किराया नहीं लिया जाएगा, उसे राष्ट्रपति भवन में रहने की इजाजत होगी। वो सुख सुविधाएं दी जाएगी जो संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। ये होती है राष्ट्रपति की सेवा शर्तें। इसमें है कि लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, एक शर्त ये द्वारा है लाभ के पद पर ना हो। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 में बताया गया है शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ या प्रतिज्ञान।
किसके समक्ष? सीजे यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में किया गया है और शपथ का अर्थ होता है किसी ईश्वर को साक्षी मानकर। प्रतिज्ञान का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने जिसमें भी आस्था रखता है। और किसके समक्ष लेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसके समक्ष ये शपथ ग्रहण करेगा। इसके बाद में हम बात 61 अनुच्छेद 61 में क्या है आपको बताया गया था 56 के दौरान की कार्यकाल कहां पर है? 56 में है और महाभियोग से कार्यकाल को कम किया जा सकता है। यहां पे है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान में कहीं पे भी स्पष्ट नहीं किया गया कि संविधान का उल्लंघन है क्या, यानी वो अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो इस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी और वो किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है। जिस भी सदन में स्टार्ट की जाएगी वहां के 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावना पर अनुमोदन किया जाएगा। उसके बाद में 14 दिन पहले राष्ट्रपति को वो पत्र भेजा जाएगा और उसके बाद में वो प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब जिस भी सदन में स्टार्ट होती है, चाहे लोकसभा में स्टार्ट हो या राज्यसभा में, उसके 2/3 सदस्य अगर बहुमत से यानी विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो वह नेक्स्ट सदन में चला जाता है, यानी अगले सदन में यह प्रस्ताव जाएगा। अब अगले सदन भी इसे अगर 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को पद त्यागना पड़ता है। यहां पे है कि जो भी नेक्स्ट सदन है वो अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करता है। इसका क्या अर्थ हुआ? नेक्स्ट सदन क्या करेगा? राष्ट्रपति को बुलाएगा कि आप अपना पक्ष रखिए। वहां पर राष्ट्रपति खुद या फिर अपने किसी अधिकारी को भेज सकता है, अपने वकील को भेज सकता है अपने पक्ष रखने के लिए। तो इसलिए अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करेगा, यानी राष्ट्रपति से उसकी राय जानेगा। उसके बाद में उसे लगता है कि हाँ संविधान का उल्लंघन किया गया है और इस आधार पर 2/3 सदस्य अगर समर्थन दे देते हैं, प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया महाभियोग के द्वारा। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 62 की। अनुच्छेद 62 में क्या है? अनुच्छेद 62 में है कि वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। अगले राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता है कि जो भी विधेयक पेश किए जाते हैं, कोई भी आदेश जारी करना होता है तो वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। यानी जब तक कोई भी विधिक कार्रवाई है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही पूर्ण होती है। अगर राष्ट्रपति का पद ही खाली रह जाएगा तो वो कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। इसलिए राष्ट्रपति के पद को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। इसलिए प्रावधान है कि वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, उससे पहले ही क्या किया जाएगा? चुनाव करवा लिए जाएंगे। दूसरी कंडीशन है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, कैसे मृत्यु हो जाए, महाभियोग से हटा दिया जाए या पद त्याग दे, तो क्या किया जाएगा? तो यथाशीघ्र चुनाव कराए जाएंगे। और यहाँ पे बाउंडेशन है, बाध्यता है कि चुनाव कितने महीने के अंदर हो जाने चाहिए? यथाशीघ्र और 6 माह से पहले, यानी 6 माह से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। और जो नेक्स्ट राष्ट्रपति होंगे वो अगले 5 वर्ष तक कार्य करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर मृत्यु से संबंधित, पद त्याग से संबंधित, महाभियोग से संबंधित अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वहां पे उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं और तब तक राष्ट्रपति बने रहते हैं जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। अब हम राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है कि समूची कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे। 55 में निर्वाचन की रीति है।
56 में कार्यकाल है, 57 में है कि पुनर्निर्वाचन का अधिकार होगा, पुनर्निर्वाचन की पात्रता होगी, 58 में है कि योग्यता क्या होगी, राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होगी, 59 59 में है शर्तें क्या होगी, 60 में शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, और आर्टिकल 62 में बताया गया कि वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। ओके, थैंक यू।